हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने शुरू किया हुआ एक मैराथन सीरीज़, डेली रिवीजन का मैराथन सीरीज़, जिसमें हम कवर कर रहे हैं होल सिलेबस को एंड कम से कम 5 क्वेश्चंस हर चैप्टर से ले रहे हैं, जो कि आपके थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो आज दूसरा दिन है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। आप सभी ने उसको ना देखा हो तो ज़रूर देखिए उसको जा करके। तो आज के हम वीडियो में फिर उसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड होप सो कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आप सभी को आपका पूरा सिलेबस इजीली रिवाइज करने में हेल्प मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, लॉस ऑन सच गारंटी, इसको हम डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, विल बी बोर्न बाय पार्टनरशिप फर्म, मतलब पूरे पार्टनर्स, ऑल द अदर पार्टनर्स, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, या फिर पार्टनर विथ हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन ऑप्शन देखकर कंफ्यूज किया गया है जरूर। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्टनर हु गिव द गारंटी। चाहे एक ने दिया हो या बाकी सब ने दिया हो या उनमें से किसी दो एक ने दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन ईच मंथ। देखिए, इक्वल अमाउंट आपने विड्रॉ किया है, ये लिखा है क्लियरली, हर महीने भी बोला गया है। बट आप देख पा रहे हैं आगे कहीं भी ये नहीं बोला है कि बिगिनिंग का कंडीशन है, कि मिडिल का कंडीशन है, या फिर एंड का। क्योंकि आप जानते हैं ना, बिगिनिंग मिडिल एंड 3 पैटर्न होते हैं। और आपने सीखा है कि अगर क्वेश्चन में ईच मंथ ड्राइंग किया है बट ये नहीं बताया कि वो इनमें से कौन सा पैटर्न है, तो मिडिल को ही फॉलो किया जाता है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम, 6 महीने का केस है, मतलब पूरे एक साल नहीं, 6 महीने की बात हो रही है। पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन टोटल विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ, कितने महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि अगर इस साल भर का होता तो आंसर आपका होता 6/12। लेकिन अगर आप इसको रटे होंगे तो आप इसको गलत कर बैठेंगे, ऑप्शन ए पे टिक करा बैठेंगे। आपको याद रखना होगा कि अगर मिडिल का कॉन्सेप्ट है तो रूल कहता है m/2। अगर आप m/2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। m मतलब जितने मंथ का ड्राइंग है, 6 मंथ का ड्राइंग है, तो यहाँ m को रिप्लेस कर लीजिए आप 6 से। 6/2 करिए तो आपका जवाब आता है 3, यानी 3/12 है करेक्ट आंसर, यानी 3 ये है आपका सही आंसर। अगर यही बिगिनिंग का होता तो आपका फॉर्मूला बन जाता है m+1 डिवाइड बाई 2, तो यानी 6+1 करके सॉल्व करते हैं। और अगर एंड का होता तो m-1 डिवाइड बाई 2। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप मंथ वाइज कन्वर्ज इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जान लिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 मंथ्स। नेक्स्ट है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज नॉट गिवन, मतलब पार्टनर का ड्राइंग किसी भी पैटर्न का हो ना हो, सिंगल ड्राइंग हो, स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा तो सिंगल ही माना जाएगा। लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है अगर क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट चार्ज करते हो आप कितने महीने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका 6 मंथ। ठीक है, 1 मंथ अगर किसी को आपको लगता है तो 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब वो प्रोडक्ट मेथड से चलता है। 6 मंथ फॉलो करते हैं अगर आपको ड्राइंग सिंगल इन द ईयर है लेकिन कोई डेट नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट को क्लोज आप कैसे करते हैं। बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके। तो देखा जाए तो ड्राइंग्स हमारे डेबिट में ही आता है, कैपिटल के भी और करंट अकाउंट के भी, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल वो फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ड्राइंग कभी भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट के क्रेडिट में नहीं आता। बाय ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ये भी नहीं हो सकता। इधर बी और सी तो हो ही नहीं सकता, यानी आप समझ सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इनकम के तौर पर है, उनको मिलता है, उनका कैपिटल बढ़ जाता है, तो दैट मीन्स बिजनेस के लिए लॉस या एक्सपेंस है। तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉस। नाउ एक न्यूमेरिकल है, टेंजिबल एसेट्स है आपके फर्म में कितने के, 14 लाख के। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है 4 लाख के। प्रॉफिट दिया है 1,50,000। नॉर्मल रेट दिया है 10%, यानी गुडविल कैलकुलेशन के सारी बेसिक डेटा अवेलेबल है। पूछा क्या है लेकिन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखने की बात है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फालतू के दी हैं, क्योंकि क्या पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल ऑफ एसेट्स जो है आपका 14 लाख माइनस एक्सटर्नल या आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो कि है 4 लाख, तो 14 में से 4 घटाइए क्या आ गया 10 लाख। तो एज सिंपल इट इज 10 लाख, यानी आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट आता है अगेन एक न्यूमेरिकल है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दे दिया है। रीजनेबल रेट है 15%, तो जिसकी मदद से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट था उस साल 12 लाख, तो प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट इसको हम मानेंगे। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, देखिए आप कैपिटलाइजेशन तो बोल दिया, बट कैपिटलाइजेशन में आप जानते हैं 2 मेथड्स होते हैं, एक एवरेज का और एक सुपर प्रॉफिट का। किससे फॉलो करना नहीं बोला, तो आप जानते हैं कि दोनों से ही आंसर सेम आते हैं, बट जब नहीं बोला है तो उसको चुनना चाहिए जिससे हमारा समय बचे। तो आमतौर पर बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज को चुनते हैं जिससे समय बर्बाद होता है। मेरा सजेशन है कि आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर को चुनिए, आपका समय इजीली बचेगा। देखिए कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, 15% है आपका रेट, यानी कि 8 लाख का 15% होता है 1,20,000, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। ये हो गया एक कैलकुलेशन। और अगला है आपका एवरेज प्रॉफिट जो कि है 12 लाख, तो 12 लाख में से अगर 1,20,000 घटाओगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा जो बनेगा आपका 10,80,000। ये क्या है आपके लिए सुपर प्रॉफिट। तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो आप, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय रेट, तो 100 और रेट था 15। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 से कट जाएगा 7 टाइम्स में और 2 टाइम्स में और उसके बाद 0, यानी 72 लाख हमारा बन जाएगा गुडविल। तो देख सकते हो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, जिन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर वन का रेशियो होगा 3:2:1, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ है बाय मींस ऑफ चेंज इन रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट। तो आपको बताना चाहूँगा कि जब जब रिकंस्ट्रक्शन होता है बाय मींस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन रेशियो, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो उसको बांट दिया जाता है। तो वही पूछा है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम विल बी, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे आप, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। अगला है एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट्स टू एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट का एंड होना मतलब कि बिजनेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, एंड एनफोर्स्ड मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट, तो दैट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा ही है, बाकी ऑप्शंस हमारे मतलब के नहीं है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इससे पहले हम वीडियो में और आगे बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल में पहली बार आते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बताना चाहूँगा पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस को डिसॉल्व आप करते हो अगर, तो इसका मतलब आपका बिजनेस ही बंद हो जाता है, यानी ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल तो नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बनेगा, यानी बिजनेस चलेगा बट पुराना एग्रीमेंट खत्म, यानी ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, पार्टनरशिप है, बाय मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। चेंज इन रेशियो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है और डेथ भी आता है, यानी ऑप्शन ये तीनों नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि नॉट पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेशियो के ही बारे में, तो आपको याद होगा पिछले वीडियो से मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया, तो देखिए एक बार फिर मौका है शॉर्टकट सीखने का। एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:2, तो हमने लिख लिया 3 इसमें और 2 इसमें, यानी टोटल हो गया 5। फिर कह रहे हैं कि सी एडमिट हुआ है और कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशियो इस बार, जिसके न्यू रेशियो है 9:7:4, तो ओल्ड ये है और नीचे हम लिख लेते हैं 9:7, और आप जानते हो कि न्यू पार्टनर का शेयर जो भी होता है उसमें सेक्रीफाइस नहीं निकलता है, बस ओल्ड का निकलता है। तो देखिए ऐसे हम अगर सेक्रीफाइस निकालेंगे तो गड़बड़ होगा, लेकिन एक चीज़ करना जरूरी है, ओल्ड रेशियो का टोटल आ रहा है 5 और न्यू का टोटल आ रहा है कितना 9, 7, 16 और 4, 20। तो जब तक दोनों के डिजिट बेसिक बराबर नहीं होंगे तब तक आपका आंसर सही नहीं होगा। तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 8। अब देखिए ओल्ड यानी कि 12 में से 9 गया 3, और ऐसे ही ओल्ड यानी 8 में 7 गया 1, तो 3:1 आपका आ गया सेक्रीफाइस रेशियो, है ना, कितना सिंपल।
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। डेबिटेड पूछा है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो कैश में वो भी, तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है? तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हम ये एंट्री बनाते हैं। तो ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी मैच कर जा रहा है, यानी कैश अकाउंट सही जवाब है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स या लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, तो आप क्या करते हैं? तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होता है, उसको ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो आप देख पा रहे ऑप्शन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल में हमारा ओल्ड और न्यू दोनों ही आ जाते हैं, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन सी में है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ an express agreement as to who will contribute to a new partner share of profit, it is implied that the old partner will contribute equally in the ratio of their capital, in the ratio of old profit ratio और in the gaining ratio। यानी क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि अगर कोई क्लियर एक्सप्रेस किया हुआ एग्रीमेंट नहीं है मेंशन हमारे क्वेश्चन में, यानी कि डिटेल्स में, और तब नए पार्टनर के एडमिशन के लिए उन पुराने पार्टनर में से कौन किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, यानी सेक्रीफाइस कोई कैसे करेगा। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जब कुछ नहीं बताते हैं तो पार्टनर हमेशा अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। आपके एडमिशन के केस में अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर होता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, गलत जवाब। डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत जवाब। डेबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसेट्स अनरिकॉर्डेड था तो वो बढ़ेगा, तो डेबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट सही है। एंड क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट। चार ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही जवाब है 90%, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूछा है, तो 90% है सेबी के द्वारा फिक्स किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, पर्सन्स हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड। जो लोग कंपनी को स्टार्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या ऑडिटर्स? तो इसका सही जवाब है प्रमोटर्स। कई लोग इसको शेयर होल्डर समझ के टिक कर देंगे, पर बताना चाहूँगा शेयर होल्डर तो वो होते हैं जो मनी इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी को स्टार्ट करने का सारा क्रेडिट जाता है प्रमोटर्स को, जिनके दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया स्ट्राइक करते हैं और वो उनके इनिशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और आगे चल करके कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट तक का सारा काम यही निपटाते हैं। नेक्स्ट आता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। एप्लीकेशन जो अकाउंट होता है वो इनमें से कौन से नेचर का होता है? तो आप सभी जानते हैं कि हर अकाउंट पर्सनल, रियल या नॉमिनल तो होता ही है, तो इनमें से ही एक आंसर बनना चाहिए, तो आपका ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है और कैपिटल इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, यानी जो आपके क्वेश्चन की फेस वैल्यू होती है उसमें एप्लीकेशन का जो रेट होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए इश्यू प्राइस का? तो रूल के मुताबिक है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एट 8% प्रीमियम टू द प्रमोटर्स। आपने कुछ शेयर्स इशू किया है जिसकी फेस वैल्यू ₹10 थी, प्रीमियम पर इशू किया है किसको? प्रमोटर्स को, फॉर देयर सर्विसेज। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बस बताना है डेबिट कौन सा अकाउंट होता है। तो जब कभी आप प्रमोटर्स को शेयर ऑफर करते हैं तो उस केस में या तो गुडविल अकाउंट आप यूज़ करते हैं और या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अनपेड डिविडेंड विल बी प्रेजेंटेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स और सब हेड्स ऑफ द बैलेंस शीट। तो इन चार में से किस हेड या सब हेड में आता है क्या चीज़? अनपेड डिविडेंड। ऑप्शन है रिजर्व सरप्लस, करेंट लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड। तो पहले हमारा सही जवाब, हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि if the operating cycle cannot identify it assumed to be a period of। अगर आपके क्वेश्चन में ये तय नहीं हो पाता कि बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने या ड्यूरेशन का है, तो आप क्या जनरली उसे एज्यूम करते हैं? तो ऑप्शन के मुताबिक आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 मंथ्स। नॉर्मली हम ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का एज्यूम कर लेते हैं।
नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स टू अकाउंट बनता है तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नोट्स टू अकाउंट के फॉर्मेट में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता। तो इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। तो इनमें से ये जो बैंक डिपॉजिट है ये एक हमारा असेट्स है, एक्सपेंस का तो बिल्कुल भी इसमें एग्जाम्पल नहीं है। तो क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही जवाब बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इन चार में से तीन लिमिटेशंस होंगे और एक नहीं होगा। कौन सा नहीं है? इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, पर्सनल बायस, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो पहले तीन आप देख पा रहे हैं, उनमें आपको क्या दिख रहा है? लिमिटेशन दिख रहा है। चौथे में आपको लिमिटेशन नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चार में से तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक नहीं है, वो कौन सा है? टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, टू जज द शॉर्ट term and long term liquidity position of the firm, to judge the reason for change in the profitability of the firm, and to judge the variation in the accounting practices of the business followed by different enterprise। तो डेफिनेटली ये उसका पर्पस नहीं है, बाकी सब हैं। तो क्लियर है कि आपका करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के सीरीज़ के, आज के मैराथन के वो सारे क्वेश्चन जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया एक बार फिर से। और होप्स हो कि ये एफर्ट्स आप सभी को अच्छे लगे हैं, और साथ ही साथ आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बेहतर से बेहतर करिए, और जल्द ही मैं आपको और दो वीडियोस देने वाला हूं। जैसे मैंने पहले ही बताया था अपने सबसे पहले वीडियो में कि 4 मैं आपको मैराथन के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे विद इन 20 मिनट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।